बैक टू क्विक स्टडीज। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के काम कौन कौन से हैं, उपयोग क्या क्या है, उसके नुकसान क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक जानकारी के बारे में बात की थी। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर बना कैसे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ, बना कैसे, जो फिलहाल हम जो कंप्यूटर देखते हैं इस रूप में कंप्यूटर कैसे आया, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इतिहास के बारे में जाने उससे पहले एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, व्हाई ह्यूमंस नीडेड कंप्यूटर। ठीक है, कि आखिर इंसानों को कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों इंसानों की एक प्रवृत्ति होती है कि इंसान कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाता है। हम बहुत ज्यादा चीजों को याद नहीं रह सकते हमेशा के लिए, खास करके जहां पर बात आती है नंबर्स की। नंबर्स जो है वो इजीली हम याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो कंप्यूटर की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम किसी भी चीज की गणना जो है वो याद रख सकें। ठीक है, तो शुरुआत में जो कंप्यूटर की जरूरत पड़ी वो गणना के लिए पड़ी। कंप्यूटर कभी भी लोगों ने इस हिसाब से जब शुरुआत हुई थी कंप्यूटर्स की, तो इस पर्पस से नहीं बनाया गया था कि कंप्यूटर से कल को एंटरटेनमेंट होगा, कंप्यूटर से हम मूवीज बनाएंगे, एनिमेशन बनाएंगे, पिक्चर्स देखेंगे। इन सब के लिए कंप्यूटर नहीं बनाया गया था। कंप्यूटर बनाया गया था गणना के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम थी उनके लिए कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर आपको क्या होगा कि जो भी हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, गणनाओं के लिए हमने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, टू कैलकुलेट थिंग्स। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। जहां भी आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं और कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग पता है कौन सा वर्ड, ये अबेकस वर्ड सबसे पहले आपके सामने आता है। और अबेकस वर्ड आपके सामने क्यों आता है? क्योंकि आपने अभी तक किताबों से पढ़ा है, और मोस्टली जो टीचर्स कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो पढ़ाते हैं वो सबसे पहले अबेकस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद उन किताबों से पढ़ के आए हैं और वही ज्ञान आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो अबेकस से भी पहले कंप्यूटर के बारे में शुरू हो गया था कंप्यूटर का विकास। ठीक है, तो हम अबेकस से भी पीछे चलते हैं। ठीक है, ये आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप वास्तव में कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो किताबों से बाहर निकलिए और अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा। और आपको ये चीजें रटनी नहीं है। कंप्यूटर के विकास को हमें कहानी की तरह समझना है, हमें इसको रटना नहीं है। ठीक है, तो हम है ना सीधा चलते हैं पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, कौन सी एज में? पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज को बोलते हैं दोस्तों स्टोन एज। स्टोन एज बोलते हैं, और हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं इसको? पाषाण युग। कौन सा युग? पाषाण युग, जो बहुत पुराने समय की बात है जब पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, टूल्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो पाषाण युग के अंदर एक डिवाइस होती थी जिसका नाम था इसांगो बोन। क्या नाम था दोस्तों? इसांगो बोन। इसांगो बोन, बोन यानी होता है हड्डी। क्या होता है? बोन यानी हड्डी। ठीक है, तो इसांगो बोन जो थी वो एक हड्डी से बनी हुई डिवाइस थी। ठीक है, हड्डी से बनी हुई डिवाइस थी, और कुछ इस तरह की वो डिवाइस होती थी। नीचे एक उसके बेस होता था, ठीक है, ताकि वो जमीन के ऊपर सीधी खड़ी रहे, और बीच में एक हड्डी का टुकड़ा सा होता था। ठीक है, ये हड्डी का टुकड़ा होता था, और इसके चारों तरफ है ना दोस्तों क्या करते थे, छोटी छोटी उनके पास रिंग होती थी। रिंग का मतलब जैसे कि मान लो छल्ले। ठीक है, तो उनके पास क्या होता था? छल्ले होते थे, और वो काउंटिंग याद रखने के लिए हर बार एक छल्ला डाल देते थे। जैसे कि नॉर्मली सबसे पहले देखो, इसका पहले तो मैं जगह बता देता हूं, ये कहां पे यूज होता था? ये अफ्रीका में यूज होता था। कौन से युग में? पाषाण युग में अफ्रीका में यूज होता था। तो इसांगो बोन थी, उसका काम क्या था कि उस समय के लोग जब अनाज इकट्ठा करते थे तो अनाज की काउंटिंग याद रखने के लिए क्या करते थे, जैसे मान लीजिए उनके 5 बोरी अनाज हुआ,
ठीक है, कितना हुआ, 5 बोरी अनाज हुआ। तो वो क्या करते थे, इसके अंदर 5 छल्ले डाल देते थे। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए 5 छल्ले उन्होंने ऊपर से डाल दिए। जैसे ही 1 बोरी खत्म हुई, 4 बोरी बची तो 1 छल्ला निकाल लिया। तो इस तरह से उनकी काउंटिंग याद रहती थी। मतलब ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बड़ी मात्रा में जब ये होता था कि 60, 70, 80, 1000, 2000 बोरियां जब होती थी, तो उन चीजों की काउंटिंग वो छल्ले डाल के इस तरह से रखा करते थे। तो सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस की अगर बात करें तो अबेकस से भी पहले कौन सी चीज आएगी, इशांगो बोन। और ये आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेगी, खास करके वो बच्चे जो सीधा ल्यूसेंट की बुक उठाते हैं और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ल्यूसेंट की बुक जो दोस्तों बनी है वो केवल एग्जाम देने के पर्पस से बनी है, उससे आपको आगे ये नहीं है कि आपको उससे एक्चुअल में कुछ ज्ञान हो रहा है। ठीक है, वो केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं जो ठीक है आपके जो जिनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर के विकास के बारे में तो सबसे पहली डिवाइस आप लोग क्या बताएंगे, इशांगो बोन। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब बात कर लेते हैं दोस्तों अबेकस की। ठीक है, अबेकस एक चाइनीज वर्ड है। अबेकस चाइनीज वर्ड है जिसका एक्चुअली जो अर्थ है, जो सही मायने में अर्थ है वो है कैलकुलेटिंग बोर्ड। क्या अर्थ है इसका, अर्थ है अबेकस का अर्थ है कैलकुलेटिंग बोर्ड। ठीक है, अब कैलकुलेटिंग बोर्ड जो था, अबेकस जो था दोस्तों, वो सबसे पहले बेबीलोनिया में बना था। ठीक है, ये बेबीलोनिया में बना था, यानी कि जो इजिप्ट का क्षेत्र है। ठीक है, इजिप्ट का क्षेत्र है। उस समय इजिप्ट के जो शासन था, उस समय बेबीलोनियन जो लोग थे उन्होंने इस चीज को बनाया था। लेकिन अभी जो आप करंट फॉर्म देख रहे हैं, जो अबेकस का फिलहाल जो फॉर्म आपको मार्केट में मिलता है, वो किन्होंने बनाया था, जो करंट फॉर्म है वो चाइनीज ने बनाया है। ठीक है, चाइनीज के द्वारा बनाया गया अबेकस फिलहाल मार्केट में आपको मिलता है। अबेकस के बारे में आपको बेसिक सी चीज बता देता हूं, कुछ इस तरह का अबेकस का कुछ इस तरह का होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे बीच में रिंग होते हैं 10। ठीक है, ये नीचे तक इसमें रिंग होते हैं। और जो करंट फॉर्म है, करंट फॉर्म में आपको क्या होगा कि इसमें कुछ बीड्स लगे होते हैं। बीड्स या फिर हिंदी में मैं कहूं तो मोती। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे मोती लगे होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं। और ऊपर वाले जो सेक्शन है उसमें कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 2 होंगे। ये जैसे कि मान लीजिए हमने बना दिए, इसमें भी 5 बना दिए। ठीक है, ऐसे इन सब में 5-5 होंगे और ऊपर वालों में 2-2 होंगे। ठीक है, ये आगे का आप ये समझ लीजिए। अब क्या होता है, इस वाले पोर्शन को दोस्तों बोलते हैं हेवन। क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। और इस वाले को क्या बोलते हैं, अर्थ। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को अबेकस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कोई भी नंबर। मान लीजिए मैं 4 डिजिट का कोई नंबर है, मान लीजिए 4563। ठीक है, 4563 ये मेरे को अबेकस पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 उठाएंगे। ठीक है, 3 उठाएंगे तो 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है इसके ऊपर, कि 3 उठाएंगे तो 3 जो बीड्स हैं उनको हम ऊपर ले आएंगे। कितनी ऊपर ले आए, 3 बीड्स को हम ऊपर ले आए और इसको क्या कर दिया, बाकी की 2 बीड्स एकदम नीचे पड़ी हैं। ठीक है, इन 3 बीड्स को हमने ऊपर कर दिया और ये वाली जो 2 बीड्स हैं ये भी ऊपर है। ठीक है, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। ये वाला जो बीड्स है इनकी वैल्यू होती है 5। ठीक है, एक एक बीड की वैल्यू कितनी होती है, 5। और इस वाले बीड की वैल्यू कितनी होती है, हर एक की 1। तो 1 2 3 4 5 5 ये हो गए और 5 इधर, ये 5 के 2 ऊपर हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे, चलो इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7 ले लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम समझाएंगे। मान लीजिए ये 3 हो गया, तो 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये है। अब मान लीजिए हमें 6 रिप्रेजेंट करना है, तो 6 करना है तो एक तो 5 वाला बीड हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये नीचे ले आए तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 5 की वैल्यू होगी। अब 5 के बाद हमें 1 और चाहिए, 1 और चाहिए तो हम एक बीड यहाँ पे ले आए और बाकी की बीड्स कहाँ है, हमारी नीचे हैं। बाकी कितनी बच गई, नीचे 4 बच गई। ठीक है, नीचे कितनी बच गई, 4 बीड्स बच गई। एक ऊपर ले गए और एक 5 वाली नीचे ले आए। तो इस वाले पोर्शन में जो बीड्स इकट्ठी होंगी हमें उनकी वैल्यू देखनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे पहले हमने 3 इकट्ठी की थी तो इसकी 3 वैल्यू, ये 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 7 रिप्रेजेंट करना है। तो 7 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, एक 5 की बीड यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। 5 और 2 बीड हमें और चाहिए, तो इन नीचे वाली में से 2 बीड हम ऊपर खिसका देंगे, ठीक है। और बाकी नीचे कितनी बच गई, 3 बीड्स नीचे बच गई, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। अब मान लीजिए हमें 4 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 4 रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 5 बीड्स जो होती है उनमें से एक बीड नीचे रह जाएगी और बाकी की 4 ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जितनी है वो दोनों की दोनों ऊपर रहेगी, ठीक है। क्योंकि 5 से छोटी संख्या है, 5 से छोटी संख्या है तो नीचे वाली बीड्स यूज करेंगे, 1 2 3 4 और एक बीड नीचे रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब ये जो संख्या है, अगर इस तरह से आप अबेकस पे देखें तो ये कितना है, 4763, ठीक है, 4763। तो इस तरह से अबेकस को यूज करते हैं, ठीक है। आपको ये बेसिक जानकारी थी कि अबेकस को आखिर यूज कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारे सबसे जो पुराने डिवाइसेस थे, ठीक है। अबेकस का मतलब होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड। जो फिलहाल हम अबेकस देखते हैं वो कहां पे डेवलप हुआ था, चाइना के अंदर। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिलती है अबेकस के बारे में वो कहां मिलती है, इजिप्ट के अंदर। और कहां पे मिलती है, बेबीलोनियन जो लोग थे वो यूज करते थे। कितने साल पहले, 4000 साल पहले, ठीक है, लगभग 4000 साल पहले का ये बताया जाता है। तो ये थी जानकारी अबेकस के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों तो थे काउंटिंग के लिए। फिलहाल जो अबेकस की जो करंट फॉर्म में जो अब मिलता है, अबेकस जो है वो कैलकुलेशन, एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, यहां तक कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं हम अबेकस से, ठीक है दोस्तों। और अबेकस आज के दिन में अगर आप देखेंगे भाई अबेकस कहां मिल सकता है, तो प्राइमरी स्कूल या फिर जो प्ले स्कूल होते हैं बच्चों के प्ले स्कूल में आप लोग जाके देखना, प्ले स्कूल में आपको अबेकस जरूर मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को अबेकस से खेलना सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं अबेकस के बाद में जो अगली डिवाइस जो आई कंप्यूटर की, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो आई थी नेपियर्स बोन। क्या आई थी, नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन जो थी दोस्तों, उसको किसने बनाया, जॉन नेपियर ने बनाया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉन नेपियर, ठीक है दोस्तों। जॉन नेपियर ने इसको बनाया था। और इसकी जो अगर माना जाता है कि कौन सी एज में, तो जॉन नेपियर की जो लाइफ मानी जाती है वो मानी जाती है 1550 से लेके 1617 तक, ठीक है। 1550 से लेके 1617 तक जो जॉन नेपियर का पीरियड माना जाता है। तो इस पीरियड के दौरान, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर मालूम नहीं है, एग्जैक्ट ईयर इस डिवाइस का आज तक मालूम नहीं है, तो ये जो टाइम पीरियड था ये जॉन नेपियर की लाइफ का टाइम पीरियड था। तो ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही उन्होंने ये बनाई। तो नेपियर्स बोन एक्चुअल में क्या थी, नेपियर्स बोन भी एक तरह का बोर्ड था, और उस बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे आइवरी स्ट्रिप्स लगा करती थी। आइवरी क्या थी, आइवरी। आइवरी को हिंदी में कहते हैं हाथी दांत। क्या कहते हैं, हाथी दांत कहते हैं। और कुछ जो इसके फॉर्म्स थे उनमें क्या यूज होती थी, बोन यूज होती थी, यानी हड्डी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें यूज होती थी नेपियर बोन में, आइवरी यानी हाथी दांत यूज होता था और हड्डियां यूज होती थी। अब ये जो हड्डियां थी ये कुछ इस तरह से लगी होती थी, इनकी कुछ पट्टियां बनाई होती थी और वो पट्टियां उसके अंदर बोर्ड में लगी होती थी और इन पट्टियों के ऊपर नंबर होते थे, ठीक है। इन पट्टियों के ऊपर नंबर होते थे और इन नंबर्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करते थे, जैसे 3, 5, 4, 6 ऐसे, इस हिसाब से ये नंबर्स इसके ऊपर पट्टियों के ऊपर मार्किंग की जाती थी, ठीक है। ये थी नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। ये एक तरह का बोर्ड होता था जिसके ऊपर आइवरी या फिर हड्डियों से पतली पतली पट्टियां बनाई होती थी जिनके ऊपर नंबर लिखे होते थे और उन नंबर से हम लोग कैलकुलेशन करते थे। अब इसके बाद दोस्तों अगली जो फॉर्म आई कंप्यूटर्स की, ये जो फिलहाल इनको जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम एक तरह से कंप्यूटर नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी फिलहाल ना तो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं और ना ये ऑटोमेटिक मशीन है। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि डेटा को
इनपुट करती है, उसको प्रोसेस करती है एंड स्टोर करती है और आउटपुट देती है। लेकिन फिलहाल तो ये जो डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं ये केवल एक तरह से कैलकुलेटर हैं। एक तरह से हम कैलकुलेटर बोल सकते हैं, जो कि शुरुआती दौर के कैलकुलेटर थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगली डिवाइस आई वो आई पास्कलाइन। क्या आई? पास्कलाइन। और पास्कलाइन को किसने बनाया था? उस वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। कौन था? ब्लेज पास्कल। ठीक है दोस्तों, ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस बनाई पास्कलाइन। और पास्कलाइन क्या था दोस्तों? एक तरह का बॉक्स था जिसके ऊपर गियर्स लगे होते थे। क्या लगे होते थे? छोटे बड़े गियर्स लगे होते थे। गियर जिनको हम हिंदी में कहते हैं गरारी, गरारी लगी होती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उन गरारियों के ऊपर नंबर लिखे होते थे। ठीक है, इस तरह से नंबर लिखे होते थे। तो जैसे ये वाली गरारी घूमती थी तो ये वाली गरारी अब ये वाला गियर जब अपना एक राउंड पूरा करेगा, क्या करेगा? एक राउंड पूरा करेगा तो इस वाले गियर को हिलाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब इधर वाले गियर हिलते थे तो उसके अकॉर्डिंग बाकी के गियर हिलते थे। जैसे मान लीजिए अगर ये 1 to 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10 to 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये 1 to 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1 से लेके 10 को जब 10 बार घूमेगा, ये पहला जो गियर है ये 10 बार घूमेगा तो दूसरा गियर कितनी बार घूमेगा? 1। तो इसका मतलब ये 10 बार घूमा है तो ये 1 बार घूमा, इसका मतलब ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला गियर जब 100 बार घूमेगा, ठीक है, ये वाला गियर जब 100 बार घूमेगा तब ये जो गियर है ये वाला जो ये जब 100 बार घूमेगा तो ये वाला गियर 10 बार घूमेगा। ठीक है, 10 बार घूमेगा। और ये वाला गियर, सैकड़े वाला गियर कितनी बार घूमेगा? 1 बार। ठीक है, तो इस हिसाब से होता था कि ये वाला गियर जब राउंड लगाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आगे के गियर्स राउंड लगाएंगे। तो इस हिसाब से ये क्या थी? पास्कलाइन थी। पास्कलाइन में क्या यूज होते थे? गियर यूज होते थे। ठीक है, पास्कलाइन में क्या यूज होते थे? गियर यूज होते थे। और ये ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। और अगर आप पूछना चाहो कि भाई इसकी कौन से ईयर में बनाई गई थी, तो अगर ईयर की बात करें तो 1642 से लेके 1644, ये 2 सालों का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये 2 साल के बीच में इसको बनाया गया था ब्लेज पास्कल द्वारा। और इसको अगर दूसरा नाम इसका पढ़ें तो अरिथमेटिक मशीन। ठीक है, पास्कलाइन की बात कर रहा हूं। पास्कलाइन का दूसरा नाम क्या था? अरिथमेटिक मशीन। और एक और नाम क्या था? एडिशन मशीन। क्या नाम था एक और? एडिशन मशीन। ये 2 इसके नाम थे पास्कलाइन के। ठीक है, ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई थी 1642 और 1644 के बीच में। इसमें गियर्स लगे होते थे और गियर के अकॉर्डिंग नंबर्स चेंज होते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि पास्कलाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स लगी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर, पास्कलाइन। अब अगर अगली डिवाइस की दोस्तों हम बात करें तो वो थी लेबनिट्ज। क्या थी? लेबनिट्ज। और लेबनिट्ज व्हील भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेबनिट्ज व्हील। लेबनिट्ज व्हील जो डिवाइस थी दोस्तों, वो क्या कब बनी थी? 1673 में। कब बनी थी? 1673 में इस डिवाइस को बनाया गया था। ये क्या था? अपडेटेड वर्जन। क्या था? अपडेटेड वर्जन ऑफ पास्कलाइन। ठीक है, क्या था ये? अपडेटेड वर्जन ऑफ पास्कलाइन। मतलब पास्कलाइन में कुछ बदलाव किए गए और उस क्या बना गया? लेबनिट्ज व्हील। पास्कलाइन में मैंने आपको बताया था गियर्स लगे हुए थे। और लेबनिट्ज व्हील में क्या खासियत थी? इसमें गियर नहीं थे, इसके अंदर क्या थे? ड्रम्स लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? फोकल ड्रम्स जिनको बोलते थे हम। ठीक है, इसमें ड्रम्स लगे हुए थे, फोकल ड्रम्स। ठीक है, गियर्स नहीं थे। फोकल ड्रम्स वो थे जो कि हवा के दबाव से, किससे? एयर प्रेशर। फोकल ड्रम्स किस चीज पे वर्क करते थे? एयर प्रेशर पे वर्क करते थे। और एयर प्रेशर के ऊपर ये मशीन काम करती थी। ठीक है दोस्तों,
तो पास्कलाइन और लेबनिट्ज व्हील में क्या फर्क है? लेबनिट्ज व्हील जो है वो पास्कलाइन का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें गियर हटा दिए गए और उसकी जगह क्या बना दिए गए? फोकल ड्रम्स बना दिए गए। और फोकल ड्रम्स किस चीज पे वर्क करते थे? एयर प्रेशर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? सबसे पहले हमने पढ़ा कि पहले मैनुअल कैलकुलेटर्स बने। क्या बने? मैनुअल कैलकुलेटर, जिनमें सारा काम हमें खुद हाथ से करना पड़ता था, यानी कि अबेकस वगैरह। अबेकस में हमें खुद बीट्स को ऊपर नीचे करना पड़ता था, वो क्या थे? मैनुअल। उसके बाद क्या है? मैकेनिकल। क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या हुआ? पास्कलाइन में क्या हुआ कि हमें गियर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और गियर्स का इस्तेमाल करके हम उससे कैलकुलेशन करते थे। और उसके बाद क्या है? फोकल ड्रम्स। क्या है? फोकल ड्रम्स। फोकल ड्रम्स में क्या होता था? एयर प्रेशर होता था। तो अभी 3 तरह के हमने कैलकुलेटर्स पढ़ लिए। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और 1673 से अब सीधा कहां चलते हैं? हम चलते हैं दोस्तों 1820 में, यानी 1820 में। ठीक है, लगभग सीधा हम चलते हैं 120 साल आगे। ठीक है, तो लगभग 100 से 120 साल के आसपास हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात आती है 1820 की। ठीक है, 1820 की हम बात कर लेते हैं। 1820 में दोस्तों एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और उनका नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये दोस्तों एक ब्रिटिशर थे, यानी ब्रिटेन के निवासी थे, और इन्होंने 1820 में एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था इसका? डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन नाम से इन्होंने डिवाइस बनाई, और इस डिवाइस की खास बात क्या थी? ये डिवाइस वर्क करती थी स्टीम पे। ठीक है, स्टीम ऑपरेटेड कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या थी? स्टीम ऑपरेटेड, यानी स्टीम से चलने वाली, भाप से चलने वाली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है दोस्तों, तो किसने बनाई? चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर्स का जनक। मॉडर्न कंप्यूटर्स का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कौन थे? एक ब्रिटिशर मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और उन्होंने 1820 में क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस इंजन क्या था? स्टीम पे वर्क करने वाली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, स्टीम पे, स्टीम यानी भाप। ठीक है, स्टीम पे ऑपरेट करने वाली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी डिफरेंस इंजन की। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। फिर क्या किया? चार्ल्स बेबेज ने लगभग 10 साल बाद, यानी 1830 में उन्होंने क्या बताया? एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन जो था दोस्तों, इसके बारे में पढ़े इससे पहले हमें पता करना होगा कि एनालिटिकल इंजन का जो आइडिया था वो चार्ल्स बेबेज को कहां से आया। ठीक है, तो इसकी स्टोरी शुरू होती है दोस्तों 1801 में। ठीक है, 1801 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ मैरी जैकार्ड। क्या नाम था? क्या नाम था? जोसेफ मैरी जैकार्ड। जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1801 में वीविंग लूम बनाया। क्या बनाया? वीविंग लूम। ठीक है, वीविंग लूम का अर्थ होता है कि बुनने वाली मशीन बनाई। ठीक है, जिससे कपड़े बुनते हैं, धागों को आपस में बुन के ही तो कपड़ा बनता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाई? एक वीविंग लूम बनाई। और वीविंग लूम में खास बात क्या थी? उन्होंने कार्ड्स यूज किए। मान लीजिए ये एक कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड है, और इस कार्ड में उन्होंने पहले से ही डिजाइन बना दी। ठीक है, कोई भी मान लो ऐसे डॉट डॉट करके कार्ड में छेद करके उन्होंने कोई भी ऐसी डिजाइन बना दी। ठीक है, ये डिजाइन बना दी मान लो उन्होंने।
और ये जो छोटे छोटे डॉट होते थे यानी जो छेद होते थे उस कार्ड में, उस छेद के थ्रू धागा, उस छेद के थ्रू क्या होता था, धागा अंदर जाता था और वही डिजाइन वो बार बार बना सकते थे। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक फिक्स डिजाइन बना दी एक कार्ड के ऊपर और उस कार्ड से फिर सैकड़ों हजारों सेम डिजाइन के कपड़े वो बना सकते थे। तो सेम यही आइडिया, इन कार्ड्स का आइडिया क्या आया, चार्ल्स बेबेज को आया। चार्ल्स बेबेज ने फिर क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। और एनालिटिकल इंजन में उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने यूज किया पंच कार्ड। क्या यूज किया, पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड क्या होता था दोस्तों, एक कागज का टुकड़ा होता था, एक कार्डबोर्ड होता था जिसके ऊपर जो मशीन होती थी वो जोर से ठप्पा लगाती थी, और जोर से ठप्पा लगाती थी तो वो मशीन के ऊपर जो भी अंक होते थे वो उस कार्ड के ऊपर छप जाते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ने स्टैंप लगाई हो, ठीक है, तो ये पंच कार्ड का आइडिया चार्ल्स बेबेज को आया वीविंग लूम से, यानी बुनने वाली मशीन से आया। बुनने वाली मशीन किसने बनाई थी, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1801 में। तो ये 1801 में तो वीविंग लूम बनी थी, और एनालिटिकल इंजन कब बना था, 1830 में। और एनालिटिकल इंजन में क्या यूज हुए थे, पंच कार्ड यूज हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स बोला जाता है, उन्होंने दो मशीनें बनाई थी। पहली थी उनकी एनालिटिकल इंजन, एक तो एनालिटिकल इंजन था और दूसरी इससे पहले कौन सी थी, डिफरेंस इंजन। ठीक है दोस्तों, पहले डिफरेंस इंजन आया, वो किस चीज पे वर्क करता था, स्टीम पे वर्क करता था। और एनालिटिकल इंजन किस चीज पे वर्क करता है, पंच कार्ड पे। अब एनालिटिकल इंजन की खास बात क्या थी कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता था। जब सीधी सी बात है भाई, आपके पास पंच कार्ड है तो पंच कार्ड के ऊपर आपने एक बार कोई इंफॉर्मेशन छाप दी तो वो हमेशा के लिए क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो ये क्या कर सकता था, डाटा को स्टोर कर सकता था, यानी इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए सेव कर सकता था। ठीक है, तो ये खासियत थी एनालिटिकल इंजन की। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, 1842 की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, 1842 में एक महिला होती थी जिनका नाम था लेडी लवलेस। क्या नाम था, लेडी लवलेस। लवलेस आपको याद भी रह जाएगा, लव यानी प्यार, प्यार कौन करता है, माता पिता करते हैं हमसे। ठीक है, लेस जो आपके जूतों में होते हैं, जूतों में लेस होते हैं, तो इस तरह से आप उसका नाम याद रख सकते हैं, लेडी लवलेस। ठीक है, जो अपने जूतों से प्यार करे। ठीक है, मैं तो इस तरह याद रखता हूं, आपका पता नहीं मुझे। तो लेडी लवलेस ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अब उस समय हमारे पास इतने कैपेबल डिवाइसेस नहीं थे कि जो प्रोग्राम से चल सके, लेकिन लेडी लवलेस ने कब बना दिया ये प्रोग्राम, 1842 में बना दिया। अब मैं आपको आगे, जब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम यूज कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप फिलहाल के लिए ये याद कर लीजिए, क्योंकि हम साल के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो 1842 में आप याद कर लीजिए कि लेडी लवलेस ने एक प्रोग्राम बनाया था, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर। क्या कहा जाता है लेडी लवलेस को, फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके किसी भी एग्जाम में कि पहला प्रोग्रामर किसको कहा गया है, तो फर्स्ट प्रोग्रामर कहा गया है लेडी लवलेस को। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम 1842 से आगे चलते हैं। 1842 से आगे चले तो अब हम सीधा आ जाते हैं दोस्तों 1890 में। ठीक है, 1890 में यूएस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने अपने एक वैज्ञानिक का नाम क्या था, हरमन होलीरथ। ठीक है, हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ को क्या कहा कि भाई आप हमें एक ऐसी मशीन बना के दो जिससे हम अपनी 1890 की जनगणना कर सके। जनगणना मतलब सेंसस। ठीक है, कहां का सेंसस, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का हम सेंसस कर सके, जनगणना कर सके, उसके लिए आप हमें एक मशीन बना के दो। किसको कहा, हरमन होलेरिथ को। हरमन होलेरिथ एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिनको यूएस की गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें एक ऐसी मशीन बना के दो जो जनगणना को बहुत जल्दी प्रोसेस कर सके। तो हरमन होलेरिथ ने एक मशीन बनाई, और उस मशीन का नाम क्या था, टेब्यूलेटिंग मशीन। क्या नाम था, टेब्यूलेटिंग मशीन।
ठीक है, मशीन में कुछ ज्यादा खास बताने लायक देखो है नहीं, लेकिन इस मशीन के लिए सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 1890 की जो सेंसस थी, यूएस सेंसस तो जो थी 1890 की, वो कौन सी मशीन द्वारा कैलकुलेट की गई? टेबुलेटिंग मशीन द्वारा। टेबुलेटिंग मशीन को किसने बनाया था? हरमन होलेरिथ ने। अब एक और क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत बढ़िया निकल के आएगा। हरमन होलेरिथ ने एक कंपनी खोली, ठीक है, हरमन होलेरिथ ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था हरमन होलेरिथ, ठीक है, हरमन होलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है, ये उनकी कंपनी का नाम था। क्या नाम था? हरमन होलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन। और ये कंपनी किसने खोली? हरमन होलेरिथ ने। और यही कंपनी आगे जाके क्या बनी? 1924 में ये जो कंपनी इन्होंने खोली थी हरमन होलेरिथ ने, ये 1924 में क्या बनी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या बनी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? आईबीएम, ठीक है। क्या बनी? हरमन होलेरिथ ने कंपनी खोली, हरमन होलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन नाम से कंपनी खोली, और वो मशीन 1924 में क्या नाम हो गया उसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईबीएम बोलते हैं। और आज से 20 साल पहले आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, सरकारी ऑफिस में आपको कंप्यूटर मिलेगा तो कौन सी कंपनी का मिलेगा? आईबीएम का। इतनी पॉपुलर कंपनी थी और इतनी पुरानी कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम किसके द्वारा खोली गई थी? हरमन होलेरिथ के द्वारा। और ये आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक में से हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो 1890 का यूएस का सेंसस कौन सी मशीन द्वारा किया गया? टेबुलेटिंग मशीन द्वारा। और टेबुलेटिंग मशीन को किसने बनाया? हरमन होलेरिथ। और हरमन होलेरिथ की जो टेबुलेटिंग मशीन की जो कंपनी थी, वो आगे चल के क्या नाम रखा गया उसका? 1924 में उसका नाम हुआ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि आईबीएम, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों को इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1930 की, ठीक है। 1924 तक हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दोस्तों 1930 की। 1930 में एक डिवाइस आई जिसका नाम था डिफरेंशियल एनालाइजर। क्या था? जिसका नाम था डिफरेंशियल एनालाइजर। अब डिफरेंशियल एनालाइजर जो थी वो भी पंच कार्ड पे वर्क करती थी, ठीक है, लेकिन इसकी एक सबसे खास बात थी, इट कैन डू 25 कैलकुलेशंस साइमल्टेनियसली। यानी कि ये जो डिवाइस थी दोस्तों, ये 25 कैलकुलेशन यानी 25 कैलकुलेशंस कर सकती थी एक साथ, ठीक है। ये पहली ऐसी डिवाइस थी जो मल्टीटास्किंग कर सकती थी, यानी कि एक साथ एक से ज्यादा जो थी कैलकुलेशंस कर सकती थी। और कितनी कैलकुलेशन कर सकती थी? एक साथ 25 कैलकुलेशन कर सकती थी। इस डिवाइस के बारे में खास बात सिर्फ यही है। तो 1930 में क्या आई थी? डिफरेंशियल एनालाइजर। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, ठीक है। कंप्यूटर की हम फर्स्ट जनरेशन में चलते हैं। अब तक आप सोच रहे होंगे कि यार भाई अब तक पहली जनरेशन आई नहीं थी तो हम अब तक क्या बात कर रहे थे। अब तक आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे थे कैलकुलेटर्स के बारे में, ठीक है। अब हम एक्चुअली बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। वो इससे पहले जो आई थी वो डिवाइसेस केवल कैलकुलेशंस करती थी, ठीक है। अब हम पहली जनरेशन की बात करते हैं। पहली जनरेशन दोस्तों स्टार्ट होती है 1942 से और ये जो है ये चलती है 1955 तक, ठीक है। अब 10-10 साल के लगभग 10-10 साल के गैप्स में जनरेशन चेंज होंगी। तो सबसे पहली जनरेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स की। सबसे फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो दोस्तों 1942 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हार्वर्ड एकन। क्या नाम था? हार्वर्ड एकन। हार्वर्ड एकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे,
कौन सी यूनिवर्सिटी के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, हॉवर्ड एकर ने क्या किया, आईबीएम कंपनी के साथ, आईबीएम कंपनी मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 में ये तैयार हुई थी मशीन। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था होलीरथ टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, आईबीएम कंपनी और ये दोनों साथ में मिलके एक कंप्यूटर बनाते हैं जिसका नाम है मार्क 1। कौन सा कंप्यूटर बनाया इन दोनों ने मिलके? मार्क 1 बनाया। मार्क 1 तो था दोस्तों वो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। क्या था? फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, ये पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो प्रोग्राम पे वर्क करता था। तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था वो किसने बनाया? हॉवर्ड एकर ने, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया? आईबीएम के साथ टाई अप किया। पहला जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोल्ड कंप्यूटर था, उसको कैलकुलेटर था, उसका नाम क्या था? मार्क 1। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई पहले प्रोग्रामेबल कंट्रोल्ड कैलकुलेटर की। अब इसके अंदर उन्होंने एक और जो नई टेक्निक उन्होंने निकाली। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। पहले मैनुअली ऑपरेट होने वाले कैलकुलेटर आए, उसके बाद क्या हुआ, मैनुअल से हम गियर पे चले गए, गियर से चलने वाले कैलकुलेटर आए। उसके बाद क्या हुआ, एयर प्रेशर से चलने वाले यानी ड्रम्स पे चलने वाले कैलकुलेटर आ गए। ड्रम्स के बाद पंच कार्ड आ गए, पंच कार्ड से भी अब आगे बढ़ चुके हैं। और अब क्या आई है? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या आ गई? वैक्यूम ट्यूब्स। यानी ये जो डिवाइस वर्क करती थी वो किस चीज पे वर्क करती थी? वैक्यूम की ट्यूब होती थी, कांच के ग्लासेस की तरह होती थी, कांच का जैसे बल्ब होता है, और उस बल्ब में से एयर निकालनी जाती थी और वैक्यूम बचती थी, और उन ट्यूब्स को क्या बोलते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब कब शुरुआत हुई? 1942 में। और हम क्या कह सकते हैं कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस चीज पे वर्क करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स पे वर्क कर सकते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामेबल कंट्रोल्ड कैलकुलेटर कौन सा हो गया? मार्क 1 हो गया। कोई किसने बनाया? हॉवर्ड एकर ने बनाया। किसके साथ मिलके? आईबीएम के साथ मिलके। कब बनाया? 1942 में। ठीक है, अब ये तो बात होगी पहले कैलकुलेटर की, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की। अब बात करते हैं दोस्तों 1944 की। ठीक है, 1944 में दोस्तों वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन मोकली। क्या नाम था? जॉन मोकली। और ये क्या थे? फिजिसिस्ट थे। क्या थे? अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने एक इंजीनियर थे उनके साथ में। इंजीनियर का नाम क्या था दोस्तों? जेपी एकर्ट। क्या नाम था? जेपी एकर्ट। ये क्या थे? इंजीनियर थे। ठीक है, ये दोनों लोग मिले, और कहां पे मिले? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहां पे बने? कहां पे मिले? कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज में ये लोग मिले, और इन दोनों ने मिलके दोस्तों क्या बनाया? इन्होंने एनिएक बनाया। एनिएक क्या बनाया? एनिएक। एनिएक क्या था दोस्तों? पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनिएक क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक था। एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये एनिएक की फुल फॉर्म होती है। एनिएक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एनिएक कंप्यूटर बनाया। कब बनाया? 1944 में। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने? जॉन मैकली और जेपी एकर्ट। ये जॉन मोकली है। ठीक है,
MAU, ठीक है। जॉन मॉकली एंड JP एकर्ट, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बनाया। और ये किस चीज पे वर्क करता था? सीधी सी बात है, पहली जनरेशन का कंप्यूटर है तो किस पे वर्क करेगा? वैक्यूम ट्यूब पे वर्क करेगा, ठीक है। आप लोग याद कर लेना, पहली जनरेशन के जितने कंप्यूटर थे वो किस चीज पे वर्क करते थे? वैक्यूम ट्यूब पे, ठीक है। 1942 से स्टार्ट हो गई थी पहली जनरेशन। तो ये क्या था? ENIAC कंप्यूटर था। अब ENIAC कंप्यूटर से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। ENIAC कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा। किन किन ने बनाया? JP एकर्ट ने बनाया, जो कि एक इंजीनियर थे, और एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मॉकली। 1944 में ये बन के तैयार हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये बना था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 1950 की, ठीक है। 1950 में एक डिवाइस आई दोस्तों जिसका नाम था एडसेक, ठीक है। एडसेक का फुल फॉर्म था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। नाम क्या था डिवाइस का? इलेक्ट्रॉनिक डिले यानी देरी से, स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की खास बात क्या थी दोस्तों? कि ये कंप्यूटर डाटा स्टोर कर सकता था। पहला ऐसा डिवाइस था जो कि डाटा को स्टोर करता था और हम जाके डाटा को एडिट कर सकते हैं, उसी डाटा को दोबारा, वो डाटा इरेज नहीं होता, ठीक है। इससे पहले पंच कार्ड जो थे, आप सोच रहे होंगे कि यार पंच कार्ड में भी तो डाटा स्टोर होता था। पंच कार्ड में एक बार जो डाटा छप गया वो छप गया, फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो था एडसेक, इसके अंदर हम उस डाटा को फेरबदल भी कर सकते हैं, यानी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एडसेक बना, और एडसेक के पीछे हाथ किसका था? वैज्ञानिक कौन थे? वो थे दोस्तों जॉन वॉन न्यूमन। कौन से वैज्ञानिक थे? जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमन जो थे, ये वैज्ञानिक का नाम था। अब मैंने आपको बताया होगा 1842 में लेडी लवलेस ने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। आज से लगभग कितने साल पहले? लगभग 110 साल पहले उन्होंने बना दिया था। किसने बना दिया था? लेडी लवलेस ने प्रोग्राम बना दिया था, पर उसको कोई यूज नहीं कर पाया। ये वैज्ञानिक था पहला वैज्ञानिक जिसने उसके प्रोग्राम को यूज किया। कौन से वैज्ञानिक थे? जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन ने क्या किया? जो लेडी लवलेस थी उनका प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में यूज किया एडसेक में। एडसेक की खास बात क्या थी? ये डाटा को स्टोर कर सकता था और उस डाटा को हम जाके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एडिट कर सकते हैं। तो ये एडसेक की खासियत थी, ठीक है दोस्तों। एडसेक के बारे में ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों इसके बाद एक और कंप्यूटर आया, ठीक है। इसके बाद में एक और कंप्यूटर आया दोस्तों, वो आया 1951 में। 1951 में उसका नाम था यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक जो था, यूनिवैक का पूरा नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म था यूनिवैक का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये क्या था? पहला फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। क्या था? पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था, यानी कंपनियां पैसे देके पहली बार किसी कंप्यूटर को खरीद सकती थी। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स आए थे दोस्तों, वो बेचने के लिए नहीं थे, वो केवल उनके ऊपर रिसर्च हो रही थी, नए से नई खोज हो रही थी। लेकिन यूनिवैक जो था, यूनिवैक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल था, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खरीदने के लिए। सीधी सी बात, अभी इनकी साइज इतनी हुआ करती थी, ये जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनकी साइज इतनी हुआ करती थी कि एक बहुत बड़ा कमरा चाहिए इनको स्टोर करने के लिए। ये कंप्यूटर एक पूरे कमरे की जगह लेते थे, बहुत ज्यादा, लगभग 30 से 40 टन इनका वजन होता था और एक कमरे जितनी जगह लेते थे। साथ में इनको एयर कंडीशनिंग चाहिए, ये एसी के अंदर ही वर्क कर सकते थे, वरना ये गर्म हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो किसी के घर में तो पॉसिबल नहीं था इसको चलाना, लेकिन जो कंपनियां थी, बड़ी कंपनियां,
वो यूनिवैक को खरीद सकती थी। ठीक है, इसके अलावा पहली जनरेशन में 2 कंप्यूटर और आए। ठीक है, पहली जनरेशन में 2 कंप्यूटर और आए दोस्तों, और वो कंप्यूटर किसने बनाए? IBM कंपनी ने। IBM मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत पुरानी कंपनी है और वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज हैं जो कि कंप्यूटर्स बेचती थी। ठीक है, तो IBM ने अपने 2 कंप्यूटर लॉन्च किए थे फर्स्ट जनरेशन के। पहला था IBM 650 और दूसरा था IBM 701। ठीक है, ये 2 मॉडल IBM कंपनी ने निकाले थे जो कि कहां के थे? फर्स्ट जनरेशन के थे। ठीक है, इसके साथ अपनी फर्स्ट जनरेशन खत्म होती है। 1942 से 1955 के बीच जो हमारी पहली जनरेशन थी वो खत्म होती है, और पहली जनरेशन के 2 कंप्यूटर तो ये हैं। इसके अलावा हमारा यूनिवैक है, इसके अलावा हमने पहले पढ़ा एडसेक। ठीक है, एडसेक था, मार्क 1 था। ये सारे कंप्यूटर कौन से थे? हमारे पहली जनरेशन के थे। तो पहली जनरेशन आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। ठीक है, पहली जनरेशन आपको समझ में आ गई होगी। पहली जनरेशन जो थी वो किस चीज का इस्तेमाल करती थी? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करती थी। और पहली जनरेशन द्वारा IBM कंपनी ने कंप्यूटर्स बनाए, यूनिवैक बना जिसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडसेक बना जो कि डाटा स्टोर कर सकता था और उसको हम मॉडिफाई कर सकते थे। अब फर्स्ट जनरेशन आपको समझ में आ गई, अब हम सेकंड जनरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन कब से स्टार्ट होती है दोस्तों? 1955 से लेके 64 तक। ये क्या थी? सेकंड जनरेशन थी। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड जनरेशन की खास बात क्या थी? सबसे पहले तो यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स हट गई और वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन आ गए? ट्रांजिस्टर्स आ गए। क्या आ गए? ट्रांजिस्टर्स। यानी अब डाटा प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल नहीं होता था। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आ गए? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहां बने थे? बेल लेबोरेटरीज में। कहां बने थे? बेल लेबोरेटरीज में इनका जन्म हुआ था ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर जिन लोगों को नहीं पता ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, तो आपने स्पीकर्स देखे होंगे। डीजे बजाते हैं तो डीजे में स्पीकर देखे होंगे। स्पीकर के साथ में एक मशीन लगी होती है जो कि उन सभी को कंट्रोल करती है। ठीक है, एम्पलीफायर मशीन होती है। एम्पलीफायर मशीन के आप पीछे देखना, एम्पलीफायर मशीन के पीछे जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह की कैप सी बनी होती है। ठीक है, इस तरह की कैप बनी होती है उसके अंदर पीछे की तरफ, ऐसी 3-4 ऐसे लाइन में लगी होती हैं। ठीक है, वो क्या होती है दोस्तों? वो कैप ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो मशीन होती है वो स्पीकर्स के लिए, उनमें आज भी ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये वो ट्रांजिस्टर्स थे जो कि सेकंड जनरेशन में यूज होने लगे। फिर दूसरा, ये तो हो गए डाटा प्रोसेस करने के लिए। अब डाटा स्टोर करने के लिए क्या यूज होता था? डाटा स्टोर करने के लिए होता था मैग्नेटिक कोर। ठीक है, मैग्नेटिक कोर्स होती थी या फिर मैग्नेटिक टेप्स होती थी। अब दोस्तों जिन्होंने मैग्नेटिक टेप नहीं पता क्या होती हैं, आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। आपने कैसेट देखी होंगी, पुराने टाइम में टेप रिकॉर्डर होते थे। टेप रिकॉर्डर में हम कैसेट डालते थे, काले रंग की उसके ऊपर टेप होती थी, वो मैग्नेटिक टेप ही होती थी। या फिर जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आपके पुराने टाइम में आपके घर में VCR होता होगा। ठीक है, VCR में हम कैसेट डालते थे और मूवी देखते थे। ठीक है, उसके बाद तो खैर CD आ गई, लेकिन CD से पहले VCR होता था। वो VCR में जो टेप लगी होती थी वो मैग्नेटिक टेप ही होती थी। तो वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको मैग्नेटिक टेप क्या होती है? अब मैग्नेटिक टेप के अलावा इसमें आई लैंग्वेज। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर की खुद की भाषा आ गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम 1942 में लेडी लवलेस ने बना दिया था। तो वो प्रोग्राम जो थे वो तो बिल्कुल बेसिक था, अब खुद की एक लैंग्वेज आ गई। तो पहली जो 2 लैंग्वेज थी वो कौन सी थी दोस्तों? कोबोल। ठीक है, एंड दूसरी थी फोर्ट्रैन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। ये दो भाषाएं थी। कौन कौन सी? कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। ये दोनों कंप्यूटर की लैंग्वेजेस थी। क्या थी? लैंग्वेज। ठीक है, तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी?
कोबोल एंड फोर्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा IBM कंपनी ने कंप्यूटर्स बनाए, ठीक है। सेकंड जेन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, सेकंड जनरेशन में IBM कंपनी ने कौन कौन से कंप्यूटर बनाए? 1620, 1401 एंड 7094, ठीक है। ये 3 मॉडल IBM कंपनी ने बनाए सेकंड जनरेशन में। इसके अलावा एक और कंपनी आई दोस्तों, CDC कंपनी, बहुत पॉपुलर कंपनी थी, बताऊंगा मैं आपको क्यों। CDC कंपनी के 3 मॉडल आए दोस्तों, 1609, 3600 एंड 6600। अब दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लाइन में। ये जो 6600 आप देख रहे हैं, ये CDC कंपनी ने बनाया था और ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्या था? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। और CDC का फुल फॉर्म भी आप नोट कर लो। CDC का फुल फॉर्म था कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। क्या था? कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इस कंपनी का नाम था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, CDC बोलते थे जिसको। और CDC का जो 6600 मॉडल था वो क्या था? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इसके अलावा और भी कंप्यूटर आए, जैसे हनीवेल, ठीक है। ये कंपनी थी हनीवेल, इसने क्या बनाया? हनीवेल 200, ठीक है। इसके अलावा यूनिवैक जो हमने पढ़ा था पहली जनरेशन में, यूनिवैक क्या था फुल फॉर्म उसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवैक का भी अगला अपडेटेड वर्जन आया, ठीक है, यूनिवैक 1108, ठीक है। पहली जनरेशन में पहला यूनिवैक आया और सेकंड जनरेशन में यूनिवैक 1108, ठीक है। ये कंप्यूटर्स आए थे सेकंड जनरेशन में। तो ये आपके सेकंड जनरेशन की मेन इंफॉर्मेशन थी। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों सेकंड जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर्स की थर्ड जनरेशन के बारे में, ठीक है। पहली और दूसरी जनरेशन आपने पढ़ ली। पहली जनरेशन में क्या यूज होते थे? वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। और दूसरी जनरेशन में क्या यूज होने लगे? ट्रांजिस्टर यूज होने लगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी जनरेशन में, यानी कि थर्ड जेन कंप्यूटर्स में, ठीक है। तीसरी जनरेशन जो है दोस्तों वो स्टार्ट होती है 1965 से और 74 तक, ठीक है। 1965 से 74 के बीच में थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें यूज होता था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या यूज होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी IC। कई बार आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, आप दुकान पे जाते हो, वो बोलते हैं इसकी IC जल गई, ठीक है। वो IC यही होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो उसका सर्किट बोर्ड होता है उसमें फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल होने लगे प्रोसेसिंग के लिए। अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे उनका आविष्कार किसने किया? उनका आविष्कार किया था दोस्तों JS किल्बी ने, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या था? JS किल्बी। JS किल्बी ने IC का आविष्कार किया था। इसके साथ ही दोस्तों थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर कीबोर्ड एंड मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा। सबसे पहले कीबोर्ड एंड मॉनिटर का इस्तेमाल कब हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहोगे? तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो कीबोर्ड एंड मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा। इसके साथ ही दोस्तों लैंग्वेज जो थी, पिछला जो जनरेशन था उसमें लैंग्वेज कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? फोर्ट्रॉन पढ़ी थी और उसके अलावा कोबोल। फोर्ट्रॉन के अगले वर्जन भी आए दोस्तों। फोर्ट्रॉन के वो पिछले जनरेशन में क्या थी? फोर्ट्रॉन 1 थी। इस जनरेशन में फोर्ट्रॉन 2 से लेके फोर्ट्रॉन 4 तक आई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और लैंग्वेज आई पास्कल, ठीक है। पास्कल लैंग्वेज भी आई। इसके अलावा एक और लैंग्वेज आई जिसका नाम था एल्गोल 68, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज थी? एल्गोल 68। 68 का मतलब है ये 1968 में आई थी ये भाषा, ठीक है। तो ये क्या थी? कंप्यूटर की लैंग्वेज थी। कौन सी कंप्यूटर्स की? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। इसके अलावा
इस जनरेशन के कौन कौन से कंपनियों ने कंप्यूटर निकाले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आईबीएम कंपनी, ठीक है। आईबीएम कंपनी के दो मॉडल आए थे दोस्तों, 360 एंड 370, ये दो मॉडल आए थे, ठीक है। इसके अलावा हनीवेल जो कंपनी थी, हनीवेल कंपनी ने निकाला अपना हनीवेल 6000। कौन सा कंप्यूटर निकाला? हनीवेल 6000। इसके अलावा एक कंपनी और आई दोस्तों, टीडीसी कंपनी ने दोस्तों अपना कंप्यूटर निकाला 316, ठीक है, 316। अब दोस्तों जब ये थर्ड जनरेशन जब खत्म होने लगी तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसका नाम था LSI। क्या था? LSI। LSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है काफी चीजों को जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो इंटीग्रेशन दोस्तों इसका हुआ तो इसका मतलब काफी सारी चीजों को जोड़ के एक छोटी चीज बनाने की कोशिश की गई, जिसको क्या बोला गया? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, कब आया? तीसरी जनरेशन के एंड में, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में अगली जनरेशन में पढ़ेंगे। तो तीसरी जनरेशन की मेन डिटेल मैंने आपके सामने लिख दी है, फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये थी जानकारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम बात करेंगे दोस्तों फोर्थ जनरेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड जनरेशन आपको समझ में आ गई होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जेन के कंप्यूटर 1975 से 84 के बीच में, ठीक है दोस्तों। कब से? 1975 से 84 के बीच के जो कंप्यूटर थे उनको क्या कहा गया? फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन की बात करें तो मैंने आपको पिछली जनरेशन में बताया था LSI, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। LSI के बाद आया दोस्तों VSI, ठीक है, VLSI, ठीक है, VLSI आया। VLSI का मतलब था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर आया ULSI का मतलब था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ मिला के छोटी डिवाइस बनाना। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो इतने बड़े होते थे कि उनको पूरा एक कमरे की जगह चाहिए। लेकिन जब ये LSI का कॉन्सेप्ट आया और ULSI तक पहुंचा तो इंटेल कंपनी ने एक प्रोसेसर बनाया। इंटेल कंपनी ने एक प्रोसेसर बनाया 4004। कब बनाया? 1971 में, ठीक है। 1971 में इंटेल कंपनी ने एक प्रोसेसर बना दिया। अब सोचो कि जो चीज पहले एक कमरे जितनी बड़ी थी अब वो केवल एक हथेली में आ सकती थी। इतना बड़ा एक प्रोसेसर बनाया जो कि एक हथेली में रखा जा सकता था। इसका मतलब सोचिए कि कितनी चीजों को कम करके, यानी कितना इंटीग्रेशन किया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया। मतलब बहुत बड़ी चीज को छोटा करके बिल्कुल एकदम हथेली के साइज का बना दिया। तो उससे क्या हुआ? प्रोसेसर बना। क्या बना? प्रोसेसर बना। किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल 4004 उसका नाम था, 1971 में बना था। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि IBM कंपनी ने, अब क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि प्रोसेसर बन गया था, प्रोसेसर बन गया तो अब क्या होगी? वो चीज छोटी होगी। अब कंप्यूटर छोटे बनने लगे तो इसका मतलब उनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? घर में भी हो सकता है। बड़े कंप्यूटर तो केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ले सकती थी, घर का मेंबर तो इतना बड़ा कंप्यूटर ले नहीं सकता, एक कमरे जितना बड़ा। लेकिन जब कंप्यूटर की साइज छोटी हुई तो फिर वो घरों में बिकने लगे। तो IBM कंपनी ने दोस्तों 1981 में पहला कंप्यूटर बनाया फॉर होम, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूजर, ठीक है। पहला कंप्यूटर घर में काम लेने के लिए किसने बनाया? IBM कंपनी ने। कब बनाया? 1981 में। इसके बाद दोस्तों एप्पल कंपनी आप जानते होंगे कंप्यूटर के मामले में इस समय सबसे महंगी कंपनी, ठीक है। एप्पल कंपनी ने दोस्तों 1984 में अपना पहला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है।
इसका नाम था मैकिंटोश। ठीक है, IBM जो एप्पल कंपनी थी उन्होंने कौन सा कंप्यूटर बना लिया, 4th जनरेशन का मैकिंटोश। ठीक है, मैकिंटोश उसका नाम था। इसके अलावा दोस्तों 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स की खास बात ये थी कि यूसेज ऑफ माउस, यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में माउस का इस्तेमाल होने लगा था। इससे पहले माउस नहीं होता था, केवल कीबोर्ड होता था, मॉनिटर होता था और CPU होता था। अब माउस का भी इस्तेमाल होने लगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नई लैंग्वेज आई। नई लैंग्वेज क्या थी, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जब और डेवलप हुई तो क्या बनी, C++। ठीक है, और उसके अलावा एक और लैंग्वेज थी DBase। ठीक है, इससे पहले अपन कौन कौन सी पढ़ चुके हैं दोस्तों, पास्कल पढ़ी, कोबोल पढ़ी, फोर्ट्रॉन पढ़ी, लेकिन अब कौन सी लैंग्वेज आ गई, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और DBase। ठीक है, ये लैंग्वेज थी। इसके अलावा हम कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर आए। तो एक आया DEC-10। ठीक है, एक और कंप्यूटर आया दोस्तों स्टार 1000। कौन सा, स्टार 1000। इसके अलावा 2 सुपर कंप्यूटर भी आए। सुपर कंप्यूटर कौन से थे, क्रे 1 एंड क्रे XMP। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर आए, क्रे 1 और क्रे XMP, ये क्या थे, सुपर कंप्यूटर थे। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर कौन कौन से आए, स्टार 1000 और DEC-10। ठीक है, ये थी जानकारी दोस्तों 4th जनरेशन के बारे में। 4th जनरेशन की डिटेल जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के बारे में। ठीक है, 4 जनरेशन हमने कंप्यूटर की पढ़ ली और अब बारी है कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन की। ठीक है, तो 5वीं जनरेशन हम शुरू करते हैं। 5th जनरेशन, 5th जेन के कंप्यूटर। 5th जनरेशन दोस्तों स्टार्ट होती है आपकी 1985 से और अभी तक जो चल रही है यानी टिल नाउ, ये कौन सी है, 5वीं जनरेशन है कंप्यूटर की। 4 हमने पढ़ ली, अब 5वीं जनरेशन के मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। 5वीं जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ, यानी कि कंप्यूटर के खुद से जवाब देने की क्षमता। एक छोटा सा फीचर मैंने आपको बताता हूं, वॉइस रिकॉग्निशन। यानी आजकल आपके फोन में आप बोलते हो हे गूगल या ओके सिरी। ठीक है, तो जैसे ही आप बोलते हो तो तुरंत आपकी आवाज पहचान के आपका स्मार्टफोन जो है वो तुरंत रिएक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप विंडोज में देखें, ठीक है, तो विंडोज में आप हे कोर्टोना बोलते हैं तो कोर्टोना जो है वो उसका विंडोज का जो है वॉइस रिकॉग्निशन है। ठीक है, तो वॉइस पहचानता है वो आपकी। कोर्टोना में जैसे ही आप हे कोर्टोना बोलोगे तो विंडोज के अंदर सर्च बार आ जाएगा। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका मतलब है AI। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 5th जनरेशन में बहुत काम हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर आपके हिसाब से रिएक्ट कर सके, ठीक है, आपकी बातों को पहचान सके, आपके जवाब दे सके, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आई। 5th जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेजेस आई, जावा, .NET, उसके अलावा पाइथन। ये सब क्या है, 5वीं जनरेशन की कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं C++ पढ़ी हमने, DBase पढ़ी। उससे भी पहले अगर बात करें तो हमने कोबोल वगैरह पढ़ी। ठीक है, फोर्ट्रॉन पढ़ी, ये सब क्या थी, पास्कल पढ़ी, वो सब क्या थी, पुरानी लैंग्वेज। अब 5th जनरेशन में कौन सी आई, जावा, नेट और पाइथन। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कंप्यूटर कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर बने, तो 5th जनरेशन में लैपटॉप बने, इसके अलावा पाम टॉप बने। पाम टॉप कुछ समय के लिए आए थे, लेकिन पाम टॉप इसलिए ज्यादा प्रचार में नहीं आए क्योंकि पाम टॉप जब बनने स्टार्ट हुए तो उसके थोड़े टाइम बाद स्मार्टफोन आ गए। तो सीधी सी बात है, लोगों को स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आए बजाय पाम टॉप के, इसलिए पाम टॉप ज्यादा कुछ मार्केट में चले नहीं। लैपटॉप, पाम टॉप, अल्ट्राबुक, ठीक है, अल्ट्राबुक, नोटबुक। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों,
नोटबुक और अल्ट्राबुक लैपटॉप की तरह ही होते हैं, लेकिन लाइट वेट होते हैं। ठीक है, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं और काम में लाने के लिए इजी होते हैं। लैपटॉप थोड़ा सा वजन में भारी होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो हार्ड डिस्क जो थी, जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता था, तो पहले जो हार्ड डिस्क थी वो बड़ी हार्ड डिस्क होती थी। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD यूज होती थी। और HDD 5th जनरेशन में क्या बन गई? SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बन गई? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कि आजकल के जब आप लैपटॉप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जो जितनी भी आपकी मेमोरी होती है वो क्या होती है? इतनी सी बड़ी चिप होती है, इतनी चौड़ी और इतनी लंबी एक चिप होती है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। ठीक है, तो SSD में कन्वर्ट हो गई, इसलिए जगह कम घेरने लगी। ठीक है, तो HDD से SSD बन गई। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो भी किस में आई? 5th जनरेशन में आई। वायरलेस टेक्नोलॉजी में आजकल आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर के साथ वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, ये सब आपको दिए जाते हैं। तो उसमें आपका वो वायरलेस टेक्नोलॉजी कब आई? 5th जनरेशन में आई। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हम इंडिया के जो बारे में, तो इंडिया में भी बहुत बदलाव हुए। अब दोस्तों मान लीजिए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया में अभी 5th जनरेशन में ही गिना जाएगा एक सुपर कंप्यूटर इंडिया ने तैयार किया। कब तैयार किया? उसका उद्घाटन हुआ दोस्तों 19 फरवरी 2019 को। कहां पे हुआ? IIT वाराणसी। कहां पे हुआ? IIT वाराणसी में। और IIT वाराणसी में हुआ और उसका नाम क्या था दोस्तों? परम शिवाय। ठीक है, और ये क्या है परम शिवाय? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ये पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया के अंदर बना है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और इसका कब हुआ इनॉग्रेशन? 19 फरवरी 2019 को। और किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। नाम क्या है इस सुपर कंप्यूटर का? परम शिवाय। अब सुपर कंप्यूटर की बात चली है, लेकिन अगर कोई कहे आपसे कि भाई इंडिया ने पहला कंप्यूटर कब बनाया, ये तो है सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करेंगे इंडिया ने पहला कंप्यूटर कब बनाया, तो वो बनाया था 1956 में। किसने बनाया? टाटा रिसर्च ग्रुप ने बनाया। और उसका नाम क्या था? टिफ्रैक। क्या नाम था? टिफ्रैक। टिफ्रैक का पूरा नाम क्या था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, क्या था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था पूरा नाम? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये था टिफ्रैक। ये क्या था? इंडिया का पहला कंप्यूटर था। और ये नाम जो है टिफ्रैक, ये कब दिया गया? 1960 में। 1960 में किसने दिया ये नाम? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था 1960 में। और ये बना कब था? 1956 में। अब 1956 में बना था तो इसका मतलब ये कौन सी जनरेशन का था? 2nd जनरेशन का था। कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था ये? 2nd जनरेशन का कंप्यूटर था। और 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर यूज होता था। पहली जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। 2nd में ट्रांजिस्टर आए। 3rd में क्या आएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। ठीक है, और 4th और 5th जनरेशन में प्रोसेसर यूज होने लगे। तो ये थे इंडिया के बारे में कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो ये हमारी 5th जनरेशन जो है उसके बारे में कुछ मोटी मोटी डिटेल्स हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा कंप्यूटर का इतिहास टॉपिक जो है वो खत्म होता है। आज हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर का ये जो टॉपिक है ये बहुत पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी दिक्कत आती है कंप्यूटर के इतिहास को समझने के लिए, वो लोग इस वीडियो को दोबारा देखें। कभी भी रट्टा मारने की कोशिश ना करें, कहानी की तरह इस चीज को समझें कि कैसे ये जो कंप्यूटर है ये एक आप समझ लीजिए अबेकस से शुरू हुआ। ठीक है, अबेकस जिसके अंदर हम मैन्युअली ऑपरेट करते थे। एक कैलकुलेटर था जिसमें हम बीट्स को ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन करते थे। अबेकस बना, उसके बाद पास्कलाइन बना। पास्कलाइन के बाद हम कैसे धीरे धीरे डिफरेंस इंजन आया। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज उन्होंने कंप्यूटर पे काम किया। उसके बाद हम ENIAC पे आए। ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद हम EDSEC पे आए। EDSEC पहला कंप्यूटर था जो कि प्रोग्राम स्टोर कर सकता था और उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते थे। उसके बाद IBM कंपनी बनी। IBM कंपनी ने कंप्यूटर बनाने शुरू किए। IBM कंपनी ने पहला घर के यूज के लिए कंप्यूटर बनाया। एप्पल ने अपना मैकिंटोश बनाया। कैसे हमने पहले पंच कार्ड यूज होते थे, पंच कार्ड से फिर हम वैक्यूम ट्यूब्स पे आए। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद हम आगे बढ़े और हमने ट्रांजिस्टर यूज किए। ट्रांजिस्टर्स के बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आए और इंटीग्रेटेड सर्किट से फाइनली प्रोसेसर आए। तो ये कहानी की तरह आपको समझना होगा। कभी भी आप ये मत सोचिए कि एक हमने बस क्वेश्चंस का आंसर एक तरह से रट्टा मार लिया। इस कहानी की तरह समझे कि धीरे धीरे कैसे कहानी आगे बढ़ी। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा ये टॉपिक पढ़ के। कोई भी आपको डाउट हो, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।